हाँ इस कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत के लिए मैं मंच पर सिमरन वर्मा को आमंत्रित करना चाहूंगा। शुभ माधम, आदरणीय अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं सिमरन वर्मा श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज हिंदी विभाग द्वितीय वर्ष की छात्रा नव पल्लव की एक नई शुरुआत के रूप में आप सभी का साहित्यिक पाक्षिकी में आप हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के विषय घुमक्कड़ी लेखन और एवं चुनौतियों पर विचार व्यक्त करने हेतु हमारे समक्ष दो वक्ताओं के रूप में उपस्थित है श्रीमान अमित कुमार व श्री प्रकाश उत्प्रेती। पहले वक्ता के रूप में अमित सर पेशे से जर्नलिस्ट और टीवी 9 हिंदी डिजिटल से बतौर न्यूज एडिटर के रूप में जुड़े हुए हैं। सर स्वभाव से घुमक्कड़ हैं। घूमने के दौरान लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, कुछ सुनना, कुछ सुनाना इन्हें अच्छा लगता है। कभी कभी इनके अनुभव छनकर बातें कहानियों का रूप भी धारण कर लेती हैं। ऐसी कहानियां जो सीधे दिल को छूती है। सर आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर आपका स्वागत है। दूसरे वक्ता के रूप में उपस्थित हैं श्री प्रकाश उत्प्रेती जी। प्रकाश सर इन्होंने दिल्ली से से पढ़ाई हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में अखबारों में नियमित लेखन भी किया। इतना ही नहीं बल्कि न्यूज़ 18 अमर उजाला हिमांतर के लिए ब्लॉग लेखन भी किया। पहाड़ के सरोकारों को समर्पित पत्रिका हिमांतर का पिछले 1 साल पहले संपादन व डिजिटल क्रांति, डिजिटल युग और गुरु नानक का साहित्य तथा पत्रों का संकलन पुस्तकों पर सह संपादन भी किया। पर्यावरण, साहित्यिक, मीडिया और पाक कला में इनकी विशेष रुचि है। सर का मिजाज घुमक्कड़ है। सर अध्यापक के तौर पर रामदास कॉलेज में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारी साहित्य पाक्षिकी संयोजिका डॉक्टर स्मिता मिश्र को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और कोरोना जैसे संकट, जैसे वैश्विक संकट से गुजरते हुए वापस जब हमें अपने घरों में बंद कर दिया, तो एक प्रयास है वापस उस बंद दरवाजों को खोलने का। ये दरवाजे जो बंद कर दिए कोरोना ने, हमें यात्राओं से बंद कर दिया, एक दूसरे से शारीरिक रूप से संबंध करने से बंद कर दिया। लेकिन जीवन कहाँ तक बंद रहता है? तो जीवन फिर से प्रयास करता है, कोशिश करता है उस अपनी अभिव्यक्ति को पाने की। प्रिय है। तो ऐसे समय में जब प्रकृति हमें वापस एक बंद कर रही थी, ऐसे समय में वापस प्रकृति के पास जाना और उन बंद दरवाजों को खोलने का प्रयास, एक ये पाक्षिकी कार्यक्रम से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ये श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के हिंदी विभाग का ये एक वेब मंच ही रहेगा, जिसमें हर 15 दिन पर हम बातचीत करेंगे, रूबरू करेंगे विद्यार्थियों, लेखकों, पत्रकारों और साथियों के साथ। तो आज का जो विषय जो चुना मैंने, वो हालांकि कुछ लोगों को लग रहा था बड़ा कॉन्ट्रेरी है आज के समय में। यात्रा की बात आज के समय में, जब हर राज्य के अपने अपने यात्रा के मैनुअल्स जारी हो रहे हैं, तो ऐसे समय में यात्रा कहाँ कैसे होगी? तो लेकिन हमारे पास, मैंने अपनी नजर दौड़ाई, मेरे पास दो ऐसे घुमक्कड़ हैं जिनको ना कोई लॉकडाउन रोक सकता है, ना कोई बाहरी दबाव हो सकता है, ना नौकरी का दबाव भी। उस नौकरी के दबाव में भी वे रास्ते निकाल लेते हैं। और दोनों बड़े गजब के घुमक्कड़ हैं। अगर मैं बात करूं पहले, इस समय दोनों हमारे जो घुमक्कड़ हैं, दोनों का पत्रकारिता और साहित्य से बड़ा गहरा रिश्ता है। और पत्रकारिता और साहित्य दोनों से गहरा रिश्ता होने के साथ दोनों इतने जमीनी तौर पर, जमीनी और बुनियादी तौर पे लोगों के जनजीवन से, उनकी समस्याओं से इतने गहरे से जुड़े हुए हैं कि हमें उस ये जहां जहां जाते हैं,
हमें वहाँ की यात्रा कराते हैं। सैर कर दुनिया की जा फिर जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी फिर सही पर ये जवानी फिर कहाँ। तो ये जो एक यात्रा का जो मन है, ये दोनों को ही बार बार बुलाता है। तो मैं अमित की बात शुरू करती हूँ। अमित हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के विद्यार्थी रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही, और उसके बाद इनकी लंबी यात्रा शुरू होती है दैनिक हरिभूमि और कुछ और अखबारों से शुरू होती है, और हमारे हिंदी के बड़े नामचीन राष्ट्रीय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ से ये बात करते हैं। साथ ही साथ इनका एक खेल का भी रुझान रहता है, खेल की पत्रकारिता से भी काफी गहरे जुड़े हुए हैं, और आज भी कहीं ना कहीं खेल के प्रति इनके मन में एक रुझान है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये यात्रा खूब करते हैं, और यात्रा यानी जिन्हें यात्रा आ जाती है वे शहरों में स्थिर रूप से कम रह पाते हैं। तो कादम्बरी के लिए, दैनिक हिंदुस्तान के लिए ये एक सीरीज, एक श्रृंखला के तौर पर इन्होंने अनेक यात्राओं का लेखन किया है। मुझे जाहिर सी बात है, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि कई बार मैं कहती हूँ कि यात्रा मैं भी करती हूँ, लेकिन फिर उनकी यात्राएं देख के मुझे लगता है कि मैं शायद पीछे रह गई हूँ। तो मैं आज कोशिश करती हूँ कि यात्रा की करने का जो मन है, यात्रा के जो चैलेंजेस हैं, और यात्रा को कलमबद्ध करने की जो प्रक्रिया है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे दूसरे जो वक्ता हैं प्रकाश, पत्रकारिता और एक जो समाज से जो बड़ी गहरा इनके सरोकार है, और एक खास बात इधर इनका ये हिमांतर पत्रिका के संपादन से भी जुड़े हुए हैं। इनकी एक इधर बहुत महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया है। इन्होंने पहाड़ों के जनजीवन, पहाड़ों के जीवन से, पहाड़ों की चुनौतियों से, पहाड़ों के रीति रिवाज से, खासतौर पर उत्तराखंड के, इन्होंने हम सबको परिचित कराते चल रहे हैं। यानी एक एक चीज, एक गांव की जो समस्याएं से लेकर उनकी संस्कृति, उनके एक रोजमर्रा के जीवन, उनके जो चुनौतियां हैं, उन सब से वो जितनी बारीकी से हमें वाकिफ करा रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे जैसे तमाम जो इनके पाठक हैं, वे पहाड़ के जनजीवन और उसकी संस्कृति से बड़ी गहरे तरीके से जुड़ते चले जा रहे हैं। प्रकाश ऐसे हैं कि फेसबुक पर कभी भी उनका एक आप मैसेज देख लेंगे कि भैया कल कोई वहां से उधर की ओर जा रहा है, हरिद्वार की ओर जा रहा है, ऋषिकेश की ओर जा रहा है, पंजाब की ओर जा रहा है, कहीं पे भी कोई भी जा रहा हो, ये साथ में चल देते हैं। इवन ट्रक भी जा रहा हो, ये ट्रक पे भी लग जाते हैं। इतने यात्रा के गजब के घुमक्कड़ हैं। तो इब्न बतूता ने कहा था ना कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, जब हम यात्रा करते हैं, तो यात्रा हमें स्पीचलेस कर देती है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक किस्सा गो, स्टोरी टेलर के रूप में भी तब्दील कर देती है। तो आज ये दो स्टोरी टेलर आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं प्रकाश से ही बात शुरू करना चाहूंगी। प्रकाश, आप अभी भी यात्रा पर ही हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप अपने उन अनुभवों को हमारे विद्यार्थियों से साझा करें, और यात्रा की जो चुनौतियां हैं, यात्रा की जो पॉजिटिविटी है, यात्रा हमें देती क्या है, और फिर उसे लेखनबद्ध करना, इस पे कुछ प्रक्रिया पे आप बात शुरू करें प्रकाश। ठीक, धन्यवाद मैम। और क्योंकि खालसा कॉलेज को धन्यवाद करना मुझे अपने आप को धन्यवाद कहने जैसा है, इसलिए मैं मतलब जितने भी शिक्षक सारे जुड़े हुए हैं, अनौपचारिक तौर से उनको धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया ताकि मैं छात्रों के साथ कुछ अनुभव साझा कर सकूं। औपचारिक तौर पर, अनौपचारिक तौर पर हमारी बातचीत लगभग होती रहती है इस पर। तो जहां तक यात्रा का मसला है, मैं 2-3 बिंदुओं से स्टार्ट करूंगा। एक तो हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए, दूसरा कि यात्रा करते हुए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और तीसरा कि जब आप कहीं से यात्रा करके आ रहे हैं या कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उसको लेखनबद्ध, मतलब वहां कौन सी चीजों को आप देखें, समझें। मतलब एक पर्यटक से इतर एक घुमक्कड़ किन चीजों की तरफ ज्यादा
आकर्षित होता है या जिन चीजों की तरफ ज्यादा उसकी नजर जाती है। तो ये दो तीन पक्षों पर मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा, और फोकस मेरा रहेगा उत्तराखंडी। क्योंकि पहाड़ पर मैंने बहुत लंबी यात्राएं की हैं, और लगभग उत्तराखंड का शायद ही कोई हिस्सा हो या कोई गांव हो ऐसा जो छूटा हो अभी तक। तो इस पर मैं बातचीत करूंगा। एक तो ये है, सैद्धांतिक तौर पर मेरा ये मानना है कि यात्राएं आपको लोकतांत्रिक बनाती हैं। और लोकतांत्रिक बनाने का जो मसला है वो ये है कि दरअसल आप जब घुमक्कड़ी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो सिर्फ आप जो है कुछ किलोमीटर या कोई एक दूरी नहीं नाप रहे होते हैं, बल्कि आप जो है एक नई संस्कृति से, नई एक जीवन पद्धति से, कुछ नई चुनौतियों से जुड़ रहे होते हैं। यात्रा का मतलब कभी भी सिर्फ जो है दूरी नापना नहीं है कि आपने दिल्ली से अगर ऋषिकेश गए तो आपने 250 किलोमीटर की दूरी नाप ली, यह यात्रा का मसला नहीं है ना। अगर आप घुमक्कड़ हैं तो आपके लिए यात्रा का मसला होता है कि दरअसल आप एक स्थान से जब दूसरे स्थान जाते हैं तो आपका खाना पीना, रहन सहन, संस्कृति, आपकी चुनौती, आपकी जीवन प्रक्रिया, मतलब आप जब घर से निकलते हैं तो आपकी जो है ये सारी चुनौतियां स्टार्ट हो जाती हैं। मुझे याद है कि मैं एक दिन अचानक से रात में जो है, अभी ये जब ये लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा था, तो मुझे 10 बजे रात में ऐसे हुआ कि मुझे, मतलब मैं कई दिनों से दिल्ली में क्यों हूँ। मतलब मैं 1 डेढ़ घंटा इसी बात पर सोचता रहा कि मैं कई दिनों से दिल्ली में हूँ क्यों, है ना। तो इसका जवाब मुझे अचानक ऐसे मिला कि मैंने बैग उठाया और जहां मैं रहता हूँ वहां से बाईपास की तरफ गया, और बाईपास की तरफ जाते हुए मुझे रुड़की के लिए जो है जाना था उधर से। मतलब दिमाग में था कि रुड़की की तरफ निकलूंगा, फिर तय करूंगा कहाँ जाना है करके। तो एक ट्रक मिला हापुड़ तक का, तो मैं उसके साथ बैठा और उससे बहुत सारी बातचीत हुई कि इस लॉकडाउन के दौरान वो कहाँ था, क्या था। मतलब मैं अपने घर से मुश्किल से जो है 10 मिनट का मैंने रास्ता तय किया, और तय करने के बाद दरअसल वह जीवन पद्धति मेरी जो मेरे कमरे के अंदर की थी वो अचानक से पूरी बदल गई। मैं एक दूसरी दुनिया में था, एक ट्रक वाले के साथ में और एक उसके क्लीनर के साथ में, और दोनों से हमारी बातचीत हो रही थी। और वो ट्रक वाला हरियाणा का था, और उससे बातचीत हो रही थी कि अच्छा तुमने लॉकडाउन में क्या किया, कहाँ रहे, कहाँ से हो, क्या खाते हो, ट्रक में कहाँ बैठते हैं। तो अच्छा वो बोला कि ये सब इतनी बीमारी में आप जा कहाँ रहे हैं। हमने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ तक जाएंगे। तो बोला मुझे हापुड़ तक जाना है। तो उसने मुझे फिर हापुड़ तक छोड़ा, और उसने मतलब इतने सारी मुझे किस्से बताए इस लॉकडाउन के दौरान के। उसने अपने गाँव के, उसने अपनी जगहों के बहुत सारे, और हमने साथ में खाना वाना खाया। तो मतलब उस कंफर्ट जोन से हम एक दूसरे चीज में पहुंचे जहां हम पहले थे। मतलब मैंने अपने जीवन में उस ट्रक वाले से भी कुछ सीखा और इनहेंस हुआ। और एक चीज मैंने जरूर सीखी, अगर आपको ट्रक में यात्रा करनी हो तो ड्राइवर की हर बात पर आपको हाँ पे हाँ मिलानी पड़ेगी। मतलब वो अगर आपको बहुत ही आपको ऐसा लगे कि तर्कहीन बात भी है तो तब भी आपको हाँ कहना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। मतलब एक बहुत लंबी यात्रा पर भी हुआ है कि अच्छा वो कुछ पुरानी फिल्मों की बात कर रहे थे, मैंने कहा नहीं नहीं ये शायद वो फिल्म का गाना नहीं है। तो उन्होंने आगे जाके मुझे उतार दिया। तो इसलिए जो है ये मानिए कि आपको जब ट्रक में यात्रा कर रहे हैं तो उस्ताद की हर बात पर आपको हाँ पे हाँ मिलानी होगी। उससे आप कहीं जो है अछूते नहीं रह सकते। और यही वो बात है जो आपको दरअसल घुमक्कड़ी के दौरान सीखने को भी मिलती है कि आपको अलग अलग मिजाज के लोगों के साथ कैसे तारतम्य में बैठाना है, कैसे आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हापुड़ तक पहुंचा, और हापुड़ के बाद मैं किसी तरह रुड़की, और उसके बाद मैं देहरादून निकला। और देहरादून के बाद फिर मैं मतलब उत्तराखंड का एक इलाका है जिसको जौनसार कहा जाता है। उत्तराखंड का ये वो इलाका है जो ट्राइब में आता है, मतलब, और इसकी बातचीत बहुत कम होती है चक्राता और जौनसार की तरफ की, और वो उसका अपना एक अलग ट्राइबल कल्चर भी है और सारी चीजें। और मैं वहाँ लगभग 20 से 25 दिन उस एरिया में रहा, और लगभग गाँव में लोगों के साथ कहीं कई बार जो है वो किसी पंचायत घर में रहा, कई बार किसी दुकान में रहा, कई बार कोई जानकार थे ये। तो इस तरीके से आप एक अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं, यात्रा करते हैं, खासकर पर्यटक की दृष्टि से नहीं, जहाँ की आपने होटल बुक किया और वो आप गए और आपने वहाँ खाना खाया और होटल से आप जो है लौट के आ गए, और कुछ चीजें जो आपने गूगल कर ली या कुछ चीजें जो आपको लोगों ने बताया आप उनको देख के आ गए। ये दरअसल एक पर्यटक की दृष्टि हो सकती है। लेकिन एक घुमक्कड़ की दृष्टि में मैंने ये जाना कि जब आप जौनसार के इलाके में जाते हैं और
आप उस ट्राइबल इलाके में जा रहे हैं जो उत्तराखंड का एकमात्र पूरा ट्राइबल एरिया है। बेसिकली पूरी वो जगह ट्राइबल के तौर पर घोषित है, उसमें हर व्यक्ति जो है वहाँ का, उसको आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। तो वहाँ की आप संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के घरों की बनावट, वहाँ के खेतों में होने वाली उपज, वहाँ के लोगों से बातचीत, मतलब उनका व्यवहार आपके प्रति, मतलब इसका एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ। मैं जब वहां पहुंचा, जिनके घर मुझे मतलब मैं उनके एक बेटे को जानता था, मैंने उनके संपर्क के जरिए उनके घर पहुंचा, और वो अभी उस गांव के जो है, ये माना जाता है कि वो जौनसार में जो है 4-5 गांव में जैसे मुखिया होता है, ऐसे ही वो सयाने होते हैं वहां पे। तो 5 गांव के सयाने थे, तो वो, और 80 साल की उनकी उम्र है। और मेरे जाते ही उन्होंने तुरंत एक मतलब हमारे यहाँ पहाड़ में भी, मतलब कुमाऊनी में भी और वहां भी उसको जो बकरा होता है उसको खसी बोलते हैं, उन्होंने उसको काट दिया एकदम जो है, कि मेहमान आया है। और जब उनको ये पता लगा कि अच्छा मेहमान तो खाता ही नहीं है, तो कि ये कुछ तो खाता ही नहीं है, तो उन्होंने फिर उसको टाँक दिया, और उसके बाद वो कई दिनों तक जो है गांव के सारे लोगों को बुला के और ये सारी चीजें उन्होंने खाया। और एक एक गांव का व्यक्ति, क्योंकि मैं किसी के घर गया हूँ, कोई मेहमान आया है, मतलब बाहर का व्यक्ति उनके लिए मेहमान आया, तो हर कोई व्यक्ति आके जो है वो मिलने के लिए आया। और फिर उन्होंने मुझे एक पूरा एक गांव घुमाया। 80 साल के व्यक्ति ने तकरीबन जो है मेरे साथ में 28-29 किलोमीटर की यात्रा ऊपर जाने की, और इतनी ही यात्रा नीचे आने की, और वो तकरीबन इस दिवाली में 80 साल के होने वाले थे। तो ये जब आप पहाड़ की तरफ या जब यात्राओं में इस तरीके से जाते हैं जहाँ गांव में और ऐसे अनुभव वाले लोगों के साथ आप मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सांस्कृतिक तौर पर और अपने आप को रिच कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपको अपने आप को और लोकतांत्रिक बनाते हैं, तो लोकतांत्रिक बनाने की प्रक्रिया यही है कि आप दरअसल हर तरह के की परिस्थितियों में अपने आप को ढालते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। मतलब मैं तकरीबन उस दौर में भी वहाँ जो है टेम्परेचर बहुत कम था, और मैंने उनका एक बहुत लंबा सा कोट, जिसकी मैंने बाद में फोटो भी डाली थी, कि मेरे पास उस समय मैं बहुत कपड़े लेके भी नहीं गया था, तो मैंने उनका बहुत एक लंबा सा कोट डाल के वो सारी यात्राएं की। और उस कोट की कहानी भी उन्होंने बाद में मुझे बताई कि वो जब देहरादून में कहीं नौकरी करते थे, तो एक कोई साहब दिल्ली से आए, वो ठेकेदारी करते थे, तो उन्होंने उनको वो कोट दिया। और वो कोट उन्होंने, क्योंकि मैं ओकी शहर के आदमी ने उनको कोट दिया था और मैं शहर से आया हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे वही कोट पहनने के लिए दिया, ताकि ये शहर वाला कोट तुम पहनो करके, है ना। तो ये भी आप जो है जब यात्राओं पर जाते हैं और कहीं जाते हैं, तो आप ये छोटी छोटी बारीक चीजें उनसे सीखते हैं। तो एक पक्ष तो यात्राओं का ये है, घुमक्कड़ी का। दूसरा पक्ष ये भी है कि मेरा ये मानना है कि जब आप जो है घुमक्कड़ी के लिए या यात्राओं के लिए निकलते हैं, तो आपको 2-3 चीजें जो है वो दिमाग में रखनी चाहिए। एक तो ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि पैसे के कारण वह नहीं जा पाते हैं, कि पैसा बहुत लगता है और बहुत सारी चीजें हैं, तो इतना पैसा नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके जीवन में आपने अपने आप को ऐसा ढाला है कि आप बहुत कम संसाधनों में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और आपके पास जो है चीजों को देखने और समझने का जज्बा है, तो शायद ही आर्थिक स्थिति बहुत उतनी महत्वपूर्ण हो नहीं जाती। कैसे? मैंने लगभग 8 दिन की यात्रा जो दिल्ली से ऋषिकेश, चंबा, टिहरी, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद पौड़ी, उसके बाद लंसडाउन, उसके बाद कोटद्वार, और उसके बाद मैं वापस वहां से दिल्ली आया हूँ। यह पूरी यात्रा मैंने केवल 350 रुपये में की है। और इस 350 रुपये में मेरा रहना, मेरा खाना, यह सब कुछ था। तो आपको ये अगर ये लगता है कि घुमक्कड़ी सिर्फ पैसे के बल पर हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर आप में वाकई ऐसा लगता है कि जो है आप जो है घुमक्कड़ हैं, और आपको लोगों से मिलना, अलग अलग लोगों को जानना, उनके बारे में अलग अलग चीजों को देखना, ये अगर आपको पसंद है, तो मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है जितना कि लोग पहले से सोच लेते हैं। और वो लोग ज्यादा सोचते हैं जो पहले से प्लानिंग करके चलते हैं। मेरा ये मानना है कि अच्छा ठीक है, अगली छुट्टी में हम वहां बैग पैक करके चलेंगे, अगर ये सोचा जाए कि अगली छुट्टी में, तो मुझे लगता है कि तब थोड़ा सा परेशानी है। जैसे मैं भी जॉब में रहते हुए मुझे ये पता कि अच्छा ठीक है, शुक्र, शनिवार और संडे को मेरे पास छुट्टियां हैं, तो मुझे ये पता कि मुझे से शुक्रवार में चला ही जाऊंगा कहीं, है ना, कि मुझे शुक्रवार को निकल जाना है, चाहे मैं रात को 10 बजे निकलूं, 11 बजे निकलूं, या मुझे चले ही जाना है। तो ये एक तो घुमक्कड़ी इस रूप में भी मैंने कहा कि आपको एक लोकतांत्रिक बनाती है, और आपको जो है ज्यादा डेमोक्रेटिक जो है वो बनाने की एक प्रक्रिया है।
दूसरा ये है कि घुमक्कड़ी के दौरान जो लेखन का मसला है, आप अपने अनुभवों को, जो यात्रा से आपने अनुभव लिए हैं, जब उसको आप लेखनबद्ध करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि यह कई अन्य लोगों को या बहुत सारे लोगों को प्रेरित भी करती है कि वह ऐसी जगहों पर जाएं जहां अब तक वो नहीं गए हैं, या वह ऐसी चीजों को जाने जो शायद वह पहले नहीं जानते थे। और ये ऐसे भी हो सकता है कि उस इलाके का व्यक्ति उसके बारे में नहीं जानता हो। जैसे आ, ऋषिकेश लगभग हम सब लोग जाते हैं, लेकिन ऋषिकेश के पास से नरेंद्र नगर और उसके पास ऊपर अगर आप जाएंगे तो एक आदू खाल करके एक जगह है। 96 के आसपास वहां एक रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की थी कि दुनिया में जो अदरक की सबसे अच्छी किस्म मिलती हैं, उनमें से बहुत बेहतरीन किस्मों में से एक किस्म जो है आदू खाल में भी है, और उसका नाम अदरक के कारण ही उसका नाम आदू खाल भी पड़ा। लेकिन उस पूरे इलाके में मतलब अदरक मिलता है, इतना लोग जानते थे कि हाँ यहाँ अदरक मिलता है, और अदरक क्योंकि पैदावार ज्यादा होती है तो यहाँ अदरक सस्ता मिलता है, इसी के रूप में उस पूरे इलाके को जाना जाता था। जब मैं पहली बार आदू खाल गया तो मेरे दिमाग में आ गया, अच्छा ये आदू खाल नाम क्यों पड़ा, इसका मतलब कैसे रहा होगा। तो बहुत सारे लोगों से पता किया कि अच्छा गांव में जाके कि ये आदू खाल क्यों, तो बोला अदरक होता है यहाँ ज्यादा, तो इसलिए। फिर हमने अदरक वहां के बारे में और जानना स्टार्ट किया कि अच्छा अदरक इस इलाके में ही क्यों ज्यादा होता है, कैसा होता है। तो उन्होंने दिखाया कि वहाँ 13 से 14 किस्म का अदरक होता था, उसकी अलग अलग 13-14 किस्म की वैरायटी थी। तो जब मैंने ये देखा, उसके बाद थोड़ा बहुत उस पर और जो है सर्च किया और उसके बारे में जाना, कुछ अन्य लोगों से पता किया जो उस इलाके से जो है भली भांति परिचित थे। तो उन्होंने भी यह बात जो है उनके जहन में भी नहीं थी कि अच्छा ये अदरक की यह किस्म इतनी जो है यहाँ फेमस है या इतना ज्यादा पहले से लोग इसको जानते हैं, बस वो ये जानते थे कि अदरक होती है। तो बाद में हमने जब उस पर लिखा बाद में कि ये मतलब ये पूरा इलाका जहाँ अदरक इस तरीके से होती है, या पहले एक बार इस पर रिपोर्टिंग हुई और ये सारा हुआ, तो एक तरीके से वहां रहने वाले लोग भी अब उसको इस रूप में जानते हैं कि यह अदरक की कुछ उत्तम किस्म की पैदावार के लिए जाने जाने वाला ये गांव है करके। और दूसरा कि जो वहां के लोग हैं, अब उनको उस उत्तम किस्म की पैदावार के तौर पर भी उनको कुछ पैसे बेहतर मिलते हैं उसके तौर पर, वह सिर्फ इस रूप में नहीं जाना जाता गांव की, सिर्फ ये आदू खाल का गांव है करके इस रूप में नहीं जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि जब आप यात्राओं पर जाते हैं तो आप बहुत छोटी छोटी से लेकर बहुत बड़ी चीजों को भी, माइन्यूट सी चीजों को भी बहुत लेखनबद्ध करते हैं, और उसमें आपके अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना? क्योंकि यात्राएं, मैंने जैसे कहा कि आपके अनुभव पर बहुत कुछ आधारित होती हैं। आप जब घर से निकलते हैं, आपने घर से पाँव बाहर रखा और जब तक आप घर पर आते हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी चीजों से टकराते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं जो हो सकता है देखने में बहुत सहज भी हों, बहुत कठिन भी हों, बहुत सरल भी हों। आप उन सारी चीजों को जो है जब लिखते हैं तो उससे बहुत सारे लोग, अन्य लोग जो है जुड़ते हैं और कुछ सीखते हैं आपके इन अनुभवों से। जैसे मैं बार बार ये कहता हूँ कि पहाड़ में रात में मोटे तौर पर यात्राएं नहीं करनी चाहिए। मतलब आप अगर 7-8 आपको कहीं बज गए तो आपको वहां रुक जाना चाहिए। लेकिन मैं इसके हमेशा उलट करता हूँ। मुझे ये हमेशा ये रहता है कि अच्छा रात में 10, 11, 12 बजे तक पहाड़ में आप यात्रा कर लो, उसके बाद आपको कहीं दूसरे डेस्टिनेशन जाना है जहां, तो वहां रुक लिया जाए। तो मेरा एक अनुभव इसी से ये जुड़ा ये था कि कोटद्वार और लेंसटाउन के उस पर एक सतपुली पड़ता है, एक बाजार भी है और सतपुली बड़ा फेमस भी है। मैं तकरीबन 7, 7:30 बजे सतपुली में था। एक चौहान लॉज है वहाँ, एकमात्र रहने की जगह चौहान लॉज ही है। तो जो भी आदमी जाता है वो चौहान लॉज में ही रहता है, और वही खाने वाने का सब कुछ का वही वहां पर है। तो मैं 7 बजे के आसपास चौहान लॉज में था और मैं वहाँ चौहान लॉज में रुका। उसके बाद मुझे ये लगा कि मुझे कोटद्वार से, मुझे अगले दिन हल्द्वानी के लिए जाना था, तो मुझे लगा कि कोटद्वार चला जाता हूँ और उसके बाद जो है वहीं से हल्द्वानी के लिए जो भी जो है गाड़ी या कुछ भी जो भी मिलेगा वहां से निकल लूंगा। तो तकरीबन खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि रात में पहाड़ों पर कोई गाड़ियां आपको मिल जाएं यह बहुत मुश्किल होता है, और सतपुली से कोटद्वार आने के लिए आपको जो है बस से भी 3 घंटे का रास्ता लगता है। तो तकरीबन तकरीबन जो है वो 77 या 78 किलोमीटर का वो पूरा रास्ता है। तो हमको लगा कि जो मिल जाएगा आधे आधे रास्ते में उसको पकड़ लेंगे, और रोड रोड ही जाना है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सतपुली के बाजार से मैं 3 या 4 किलोमीटर आगे आया था, तो एक, जिसको दिल्ली में छोटा हाथी बोलते हैं, टेम्पू मुझे पीछे से आते दिखा और मैंने उसको हाथ दे दिया। तो टेम्पू रुका और मैंने उसको रोका, वो टेम्पू रुका और उसमें से 2 लोग उतरे, और दोनों में से जो है एक पीछे के व्यक्ति ने जो है मेरे बैग को पकड़ लिया, और दूसरा जो आगे से उतर हुआ था वो बोला कि कुछ जो आपके पास है इसको निकाल दीजिए, और एक रॉड से उसने हाथ में पकड़ी थी।
मेरे पास बैग वैग था, मैंने उसको बैग दे दिया, और जो पर्स वर्स था वो सब कुछ मेरा लगभग बैग में ही था। हाँ, मतलब यात्रा करते हुए मैं इस अनुभव तक तो पहुंच गया था कि मुझे आ, पैसे अगर आप ले जा रहे हैं तो उसको आपको कई जगहों पर रखना चाहिए, कम से कम 3 से 4 जगह आप जो है उसको रखिए। तो बैग वैग दे दिया, और वो जो है उसने सारा अपने पीछे वो रख लिया पूरा, और उसके बाद जाने लगा। तो मैंने उसको इतना बार कहा, मैंने कहा भैया सब तो आपने ले लिया, मुझे कम से कम कोटद्वार तक तो आप छोड़ दीजिए, मुझे वहां से आगे जाना है। तो जब मैंने उसको ये कहा कि मुझे कम से कम कोटद्वार तक तो छोड़ दीजिए, तो मेरे इस कहने के बाद भी वो थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। रुक गया तो मैं भागे हुए गया, मतलब मेरे पास इतना, अब तो सब इन्होंने ले लिया, अंततः क्या कर सकते हैं, एक दो झापट और मारेंगे। तो थोड़ा आगे जाने के बाद उसने रोका, तो कहा चलो आ जाओ। मैं बैठ गया, और वहां से मैं कोटद्वार तक उनके साथ गया और बातचीत करते हुए। और आप ये यकीन मानिए कि जब मैं कोटद्वार पहुंचा तो मैंने उनसे कहा आइए चाय वाय पी लीजिए, कुछ जो है मुझे भी पीनी है, ठंड वंड लग रही है। उन लोगों ने मेरा बैग वापस किया, उन लोगों ने मेरा पर्स वापस किया, सब कुछ मुझे वापस कर दिया। और उसके बाद थोड़ा सा ये भी कहा कि हम थोड़ा नशे में थे और ये सारी चीजें हैं करके। तो करने के बाद फिर मैंने उन्हीं से पूछा कि अच्छा आप कहाँ तक जाओगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो नजीबाबाद होते हुए आगे को निकल जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा मुझे अब नजीबाबाद छोड़ दो। तो उन्होंने मुझे फिर आगे नजीबाबाद तक भी छोड़ा। तो मतलब ये जो आपके अनुभव है ना, ये सारी चीजें जो घुमक्कड़ी के तौर पर आप जीते हैं, मुझे लगता है कि किसी किताब या किसी कहानी से ज्यादा आपको अनुभव देते हैं। और किसी किताब या कहानी से आपके जो है आंतरिक, या आपके जो है मस्तिष्क में, या आपके स्पेस में बहुत कुछ जोड़ते हैं, जो आपको कई बार जो है अ, जीवन में अलग अलग परिस्थितियों पर जो है वो मददगार होता है। जैसे इस दौर में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं, अ, वो कई बार ज्यादा लोगों के आ जाने से बड़ा परेशान भी हो जाते हैं। मतलब वो अतिथि कब जाओगे वाली कहानी भी है ना। अच्छा, मुझे घुमक्कड़ी ने हमेशा दिखाया कि अच्छा मैं अकेले नहीं रह सकता। मैं, मुझे लगता है कि अच्छा मेरे घर में कमरे में अच्छा 3 4 लोग 5 लोग रहें तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा। मतलब मुझे कभी यह परेशानी नहीं होती कि अच्छा 5 लोग हैं क्यों, मुझे हमेशा लगता है कि अच्छा मैं अकेले क्यों हूँ, है ना। ये जो मेरे अंदर परिवर्तन मुझे लगता है, ये मुझे लगता है कि ये घुमक्कड़ी से ही आया। और ये क्योंकि मैं लगभग बस में जाते हुए से लेकर हर जगह, मतलब जहां जहां मैंने अधिकतर यात्राएं मोटे तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, या जो है बस से, या ट्रक से, या फिर ट्रेन से, ऐसे ही यात्राएं की हैं। तो उसने ये स्पेस मेरे अंदर भरा, या ये जहीनियत मेरे अंदर दी, कि मुझे ये लगता है कि अच्छा लोगों के बीच में रहना और उनसे जानना और उनके किस्सों और कहानियों को समझना, ये मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। और इन्हीं चीजों को लेखनबद्ध भी जो है मैं करने की कोशिश करता हूँ। जिसका जिक्र मैम कर रही थी, जो मैंने एक सीरीज लिखी, वो किताब के तौर पर भी आने वाली है अभी। हम वो मेरे हिस्से और मेरे किस्से का पहाड़ करके था। उस सीरीज को लिखने का एक मकसद यह भी था कि जब हम पहाड़ को देखते हैं, एक पर्यटक की नज़र से दिखते हैं, तो हमको पहाड़ जो है दिखाई देते हैं, हिमालय दिखाई देता है, हमें कुछ जो है पेड़ दिखाई देते हैं, नदियां दिखाई देती हैं, और वो हमें बहुत सुंदर लगती हैं। लेकिन पहाड़, या पहाड़ का जीवन उसके भीतर है, उसके परे है, उसके पार है, और उसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। और उन चुनौतियों से जब आप निकलते हैं, उस संघर्ष से निकलते हैं, तो उसका अपना एक अलग मजा भी है। तो मैंने कोशिश की कि पहाड़ की उन चुनौतियों के साथ, मतलब वो चुनौतियां ये भी हैं कि अभी मैं पहाड़ में ही हूँ, मतलब अपने गांव में हूँ। तो उस एक चुनौती की वानगी मैं आपको ये दूं कि कल करीब 6 बजे करीब हमारे यहाँ बाघ आ गया था, जिसको लेपर्ड के तौर पर लोग कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो बाघ ही है। करीब 6 बजे के आसपास बाघ आ गया। तो अब सब लोग कनस्तर बजा के वो बाघ को भगाने लगे। और फिर वो पता लगा कि अच्छा 9 बजे जहाँ हमारी भैंस ऐसे बांधी रहती हैं, वहां बैठा हुआ है ना। तो अब उसको टॉर्च वॉर्च लगाया तो वो भागने को तैयार नहीं हुआ। फिर लोगों ने कनस्तर वनस्तर बजाए, उस बाघ को भगाया किसी तरीके से यहाँ से। अब क्योंकि वह जानवर है, और आपके भीतर एक डर भी है उसको लेकर, और इस डर के साये में आपको जो है रहना भी है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी छन की तरफ जाने, या जहां आपकी गाय भैंस बांधी रहती है वहां की तरफ आप ना जाएं। तो यह भी एक संघर्ष है। मतलब चिड़ियाघर में बाघ को देख के खुश होना एक अलग बात है, लेकिन पहाड़ में उस जीवन के साथ जीना, उसके साथ जो है पूरा एक जीवन यापन कर देना, एक दूसरे तरह का अनुभव है। तो मुझे लगा कि ये जो दूसरे तरह का अनुभव है, जो चिड़ियाघर से बाहर का अनुभव है, इस अनुभव को साझा किया जाए। और उन अनुभवों को साझा करते हुए मुझे लगा कि उसको एक सीरीज में, एक श्रृंखला में मैं लिखूं। और मैंने वो
करीब 60 के आसपास लिखी और उससे ज्यादा, मतलब वो 80-90 के आसपास लिखी है, लेकिन वो अभी हिमांतर वेबसाइट ने उसको 60 तक जो है वो छापी, और अब वो किताब के तौर पर भी आ रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आ जाएगी, तो हो सकता है कि हम पहाड़ के उन हिस्सों को भी समझ पाए जो अब तक थोड़ा सा अनदेखे। ये बस मेरी कोशिश भर थी, और यही कोशिश मैं लगातार जब कहीं भी जाता हूँ तो उसको देखने और समझने में करता हूँ। जैसे जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया की यात्रा की थी मैंने, तो मुझे यह समझ में आया कि जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो दरअसल जो अखबारों ने या थोड़ा बहुत जो नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में पढ़ने आते हैं, या हमारे मुख्य धारा के मीडिया ने जो नॉर्थ ईस्ट की छवि बनाई हुई है, या हमारे जहन में जो छवि नॉर्थ ईस्ट की बैठी हुई है, उससे विपरीत नॉर्थ ईस्ट है। मतलब मणिपुर में उस समय हमने लिखा भी था, अब तो मुझे लगता है संख्या और भी बढ़ गई होगी, 27% लोग वेजिटेरियन होते हैं। और जबकि हम दिल्ली में रहते हुए हमारे दिमाग में कभी नहीं आता कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब कोई वेजिटेरियन हो सकता है करके, है ना। या हमारे दिमाग में कभी यह नहीं आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का रूप जो है थोड़ा सा कुछ अलग हो सकता है ना। जैसे मेरी जहां मैं रहता हूँ, मेरी फ्लैट में ऊपर आंटी रहती है, तो उसके ऊपर जो नागालैंड के लोग रहते हैं उनको कहते हैं चीनी है ना, वो चीनी लोगों के वहां गाना बज रहा है। तो हमने बहुत बार उनको समझाने की कोशिश भी, दरअसल जो ये दृष्टिकोण हमारा बनता है कहीं किसी भी जगह को लेकर, तो दरअसल जब आप यात्राएं करते हैं तो उसमें यह बदलाव आपके भीतर आता है। आप चीजों को बहुत जहीन होकर, बहुत संवेदनशील होकर देखने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं चीजों को, इन्हीं बारीकियों को लिख कर आप कई बार चीजों को बदल सकते हैं, लोगों का दृष्टिकोण बदल सकते हैं। और मतलब अगर आप मणिपुर जाएं और आप 4 साल 5 साल की बच्ची को तीरंदाजी करते हुए पूरे खुले मैदान में देखें, तो मतलब आपको लगेगा कि ये मतलब किस नॉर्थ ईस्ट को हम अब तक जानते थे, इसका मतलब हम जान ही नहीं रहे नॉर्थ ईस्ट को। जब आप देखेंगे कि वहां जो है जो लैकई होती है, मतलब जो उनका एक तरीके से 4 5 5 6 7 घरों का या एक मोहल्ले की एक जगह होती है जिसको लैकई कहते हैं, वहां अगर देखेंगे तो हर तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन एक नुक्कड़ नाटक भी होता है, संगीत भी होता है, नृत्य भी चल रहा है, सब कुछ मतलब कल्चरली तौर पर हफ्ते में एक दिन उस लैकई में होता ही होता है। तो आप देखेंगे कि आप किस नॉर्थ ईस्ट को जान रहे थे अभी तक करके। तो मुझे लगता है कि यात्राएं आपको इस रूप में भी समृद्ध करती हैं आपके भीतर, और यही जब आपके लेखन में आता है तो वह दरअसल अन्य लोगों को भी जो है कई बार उनके सामने जो धुंधला छाया रहता है उसको स्पष्ट करता है, उसको साफ करता है, और कई बार उनको प्रेरित करता है। और जहां तक चुनौतियों का मसला है, मुझे लगता है चुनौतियां किसी भी व्यक्ति के भीतर हैं। अगर आपको घुमक्कड़ी करनी है तो मुझे लगता है चुनौतियां आपके भीतर हैं कि आपका डर। पहली बात, आपने अपने डर खत्म कर दिया तो पहली चुनौती खत्म हो गई। दूसरा, आपने अगर ये खत्म कर दिया कि चलो ठीक है देख लेंगे जो होगा, तो अगर आपने देख लेंगे जो होगा से अगर आप निकल गए, तो मुझे लगता है कि यही आपके भीतर ही चुनौती है। और अगर आपने अपने भीतर के डर को और अपने भीतर के इस संशय को खत्म कर लिया तो फिर कोई डर नहीं है, कोई उस तरह की चुनौती है भी नहीं, है ना। तो मुझे लगता है कि यही पूरा एक जो है परिदृश्य उस घुमक्कड़ी का और मेरे साथ जुड़े हुए कुछ अनुभवों का बनता है। और जो कुछ इसमें से कुछ अनुभव ऐसे भी थे जो हमने कई बार जो है आप लोगों के साथ साझा भी किए हैं, और आगे भी जो है हम लोग इस पे करते रहेंगे। तो अभी बस इतना ही। और किसी के अगर कुछ प्रश्न हो, कुछ आ रहे थे और वो जल्दी से स्क्रीन से निकल गए, तो अगर कुछ प्रश्न हो तो मतलब उसके जवाब अभी भी दिया जा सकते हैं, या अमित के बाद भी हम लोग उसको लास्ट में भी कर सकते हैं, जैसा मतलब आप चाहें। प्रियांशु। यस सर, एक प्रश्न था जितेंद्र चौधरी सर का, हम्म। कि सर उन्होंने पूछा कि घुमक्कड़ी करते समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चुनौतियां तो आपने बता दी, आगे प्रश्न का दूसरा भाग है, क्या इसमें जातिवाद का भी सामना करना पड़ता है? नहीं, देखो दो चीजें हैं। जैसे चुनौतियों में तो वैसे आप ये अगर वैसे ये समझें कि एक तो अपने भीतर का जो अगर आपने डर निकाल दिया तो ये आपका खत्म हो गया। जहां तक जातिवाद का प्रश्न है, तो अगर आप बिल्कुल भारतीय गांव की यह सच्चाई है कि अगर आप किसी बहुत गांव में जाते हैं कहीं, तो कई बार हो सकता है कि आपसे पूछ भी लिया जाए, है ना। और वो बहुत इस तरीके से नहीं पूछा जाता है कि वो बहुत इंटेंसली आपसे जाति ही पूछ रहे हैं, वो आपका इलाका, आपका गांव, आपके कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, इन सारी चीजों के बारे में पूछ लेंगे। लेकिन मोटे तौर पर यह धारणा अब हर जगह है कि अगर शहर का व्यक्ति आ रहा है या कहीं से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो जातीय तौर पर उसके साथ कोई भेदभाव हो, ऐसा अभी तक नहीं है। हाँ मतलब मेरे साथ नहीं हुआ इसलिए भी कह सकते हैं कि अच्छा मैं एक अपर कास्ट से जो है वो बिलोंग करता हूँ, लेकिन
मेरे साथ मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं जो लगातार घुमक्कड़ी करते हैं, या बहुत सारे मित्र जाते भी हैं, या बहुत सारी हमारी मित्र जो है वो लड़कियां भी हैं जो अकेले ट्रेवल भी करती हैं। तो अभी तक इस तरह की जो है वो परेशानियां किसी के साथ नहीं आई। और दूसरा कि चुनौती के तौर पर एक ये भी समझ सकते हो कि अगर आप पहाड़ की तरफ जा रहे हो घुमक्कड़ी करने के लिए, तो ये याद रखें कि आपका स्टेमिना ठीक होना चाहिए। मतलब आप 10 किलोमीटर पैदल चलने लायक हो चढ़ाई पर, तो ये चुनौती सबसे ज्यादा है। क्योंकि हमारे जितने भी मित्र अभी वो केदार कांठा की जिन्होंने यात्रा की, उनमें से सिर्फ 27 लोगों में से 3 ही लोग गए, बाकी लोग नीचे ही रुक गए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आप दरअसल थोड़ा फिट हो पहाड़ों पर यात्रा करने के लिए, खासकर क्योंकि सिर्फ आप अगर पहाड़ पर आपको किसी भी चीज की तरफ जाना हो, मतलब थोड़ा सा भी, मान लीजिए अगर वो कहे कि आपको हिमालय भी थोड़ा नजदीक से देखना है, तो आपको 4-5 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। मतलब मुझे अगर बाजार जाना है जहां मैं हूं, तो हमारे यहाँ 5 किलोमीटर का रास्ता, मुझे मार्चिस लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना ही आना है। मतलब 10 किलोमीटर की तो हमारी ये चढ़ाई है ही, और पानी लेने के लिए जाना है तो 4 किलोमीटर है ही, मतलब 2 जाना 2 आना। तो पहाड़ पर या इस तरह की यात्राओं के लिए आपका एक स्टेमिना की चुनौती आपके साथ है कि उसको आपको बनाए और बचाए रखना चाहिए।